हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण की 5वीं इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी इस विषय हिंदी भाषा शिक्षण के हम इकाई 1, 2, 3, 4 के ऑलरेडी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ला चुके हैं और हमारी 5वीं इकाई होने वाली है। इसके बाद मात्र एक इकाई बचेगी, 6वीं। उसके बाद ये विषय कंप्लीट होगा, फिर अगले विषय बढ़ चलाएंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने बाल व्यवस्था एवं बाल विकास विषय का पूरा 5वीं यूनिट का एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का प्लेलिस्ट बनाया है, जाके चेक कर लेना, देखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाई हम इस पूरे विषय के ब्लूप्रिंट की, अंक योजना की, यानी किस यूनिट से, किस इकाई से कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। तो इकाई 1 से आते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से 3 मार्क्स के, यानी 1-1 नंबर के 3। फिर दूसरी इकाई हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, यहां पे भी 1-1 नंबर के 3। तीसरी इकाई भाषा शिक्षण के कौशल 2 एमसीक्यूज। फिर चौथी इकाई गद्य और पद्य शिक्षण के 3 एमसीक्यूज। 5वीं इकाई व्यावहारिक व्याकरण, इसके 2 एमसीक्यूज। और 6वीं एवं अंतिम इकाई जिसका नाम है मूल्यांकन, इससे 2 एमसीक्यूज। तो इतने सारे एमसीक्यूज हर एक इकाई से सब पूछता है। और ऐसा नहीं है कि इस इकाई से, मान लीजिए हम 5वीं इकाई पढ़ रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण और इससे मात्र 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछता है, तो 2 नंबर के लिए कौन इतना पढ़ेगा भाई। ये सोचिए कि ये जो एमसीक्यूज आप पढ़ेंगे 15-20 जो भी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उस 15 एमसीक्यूज में से आप 2 मार्क्स तो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे फैक्ट आपको डेटा याद रहेगा, तो उससे आप लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब भी लिख पाएंगे। तो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे पेपर को पास करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया भाई इसका अंक योजना के बारे में। पहले ही आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का डीएलएड का फुल कोर्स, जी हां, संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी, नवीन सत्र पे आधारित हमने पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, नोट्स, जिसमें आपको मिलेगा क्या, रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें आपको मिलेगा क्या, क्वेश्चन आंसर। जी हां, नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, गेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और 19, 20, 21, 22, 23, 24 के पीडीएफ जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आए थे बोर्ड में, वो भी आपको मिलेंगे। ये सब कुछ मिलेगा, वो भी 30% की छूट के साथ। जी हां, अभी 30% का ऑफ चल रहा है, कोर्स परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस करें। किसी कूपन कोड की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधा हम सही विकल्प के प्रश्न वालों पर। पहला प्रश्न यहां पर आप देखोगे परिभाषा का, डबल इंडोर कॉमा में दिया, तो एक कथन या परिभाषा ही होगा। तो मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्माण करने की प्रक्रिया है। यह मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है, यानी मूल्यांकन की जो लिखी गई परिभाषा है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्माण करने की प्रक्रिया है। अब मुझे बताइए, अगर मान लो ये एमसीक्यू नहीं भी आया परीक्षा में, लेकिन आपको मूल्यांकन की परिभाषा तो याद हो गई, आपको मूल्यांकन की परिभाषा तो पता चल गई और किसने दी ये भी पता चल गई। तो अगर आपको मूल्यांकन का क्वेश्चन भी आता है कि मूल्यांकन क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए 2 मार्क्स के लिए, तब भी आप लिख पाएंगे ना। तो एमसीक्यू से ये फायदा होता है। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा भाई माइकेलिस ने। जी हां, माइकेलिस ने कहा कि मूल्यांकन ही उद्देश्य की प्राप्ति का जो सीमा यानी लिमिट है, ये प्राप्त करना, आपको पता करना है, निर्माण करना है, तो आपको मूल्यांकन करना होगा। ठीक, ये उन्हीं के द्वारा दी गई परिभाषा। अगला प्रश्न, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी अच्छे मूल्यांकन की मेन खासियतें क्या हैं। तो यहां दिया है विश्वसनीयता, यहां दिया है विभेदीकारिता, यहां दिया है व्यवहार गम्यता। तो जी हां, तीनों। तो सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। जी हां, ये तीनों होती हैं। कभी भी यहां विशेषताएं पूछा है, याद रखिएगा। और आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, अगर कोई एक पूछता ना तो यहां विशेषता देता, विशेषताएं नहीं देता। यहां विशेषताएं दिया है, मतलब एक से ज्यादा पूछ रहा है, और एक से ज्यादा पूछने के लिए यही एक ऑप्शन दे रहा है, उपरोक्त सभी, है ना, तो तीनों सही होंगे। तो इस तरह से थोड़ा लॉजिक भी लगाया जा सकता है। आगे बढ़े, भाषा शिक्षण की प्रमुख सहायक सामग्री कौन सी है। भाषा सिखाने में जो सहायक सामग्री, हेल्पिंग चीज जो होगी ना, वो क्या होगी। भाषा कैसे सिखा सकते हैं, रेखा चित्र से, सही बात है। ग्रामोफोन से, ग्रामोफोन होता है एक डिवाइस जिसमें आवाज निकलती है, जिसमें भाषा रिकॉर्ड की जा सकती है। फिर रेडियो, इससे भी, यानी कि इसका भी उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। जी हाँ, भाषा शिक्षण की प्रमुख सहायक सामग्री है ये तीनों। ये तीनों से हम अच्छी खासी भाषा सिखा सकते हैं बच्चों को। तो ये सामग्री जो है ये आती है भाषा सिखाने के लिए, लर्निंग मटेरियल में आएगी ये। ठीक है, अगला, हिंदी प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि जो एस्से टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है, यानी कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर बनता है, उसमें जो निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए भाई, वो 3, कम से कम 3 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो निबंध वाले प्रश्न हो, यानी कि 5-5 नंबर के 3, 8-8 नंबर के 3, 6-6 नंबर के, जैसे भी, यानी निबंध वाले, यानी बड़े वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ऐसे कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए।
तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं कितने होने चाहिए, तो कम से कम भाई वो जो प्रश्न होने चाहिए 18 तो होने ही चाहिए। जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं टोटल 18 प्रश्न ऐसे कुछ होने ही चाहिए। फिर मानचित्र यानी कि नक्शा, मानचित्र मतलब क्या, मैप, जिसे मैप कहते हैं ना, मैप यानी कि नक्शा। नक्शा जो होता है वो अधिकतर कौन से विषय में इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है भूगोल में, सभी जानते होंगे, ज्योग्राफी जिसे कहा जाता है, भूगोल ज्योग्राफी है ना, तो इस विषय में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मानचित्र, नक्शा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़े। इसमें तो बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है जो कि स्वनिम भी कहलाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर स्वनिम हम कहेंगे, ठीक है। क्या रहेगा, स्वनिम। शब्द, वाक्य, अक्षर, ये नहीं, इनसे भी छोटी चीज ध्वनि, स्वनिम, ये सब इनसे भी छोटी चीज है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, स्वनिम है। सही उत्तर स्वनिम। आगे बढ़े भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप बतलाइए, यानी 4 चीजें लिखिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो लिखा हुआ है ऋषि लिखा हुआ है, तो ऋषि कैसे लिखा जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, र से लिखते नहीं है, और ऋषि होता है, ऋषि नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो री में छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, कौन सी मात्रा लगेगी भाई, ये बतलाइए, है ना, कौन सी मात्रा लगेगी, तो ये लगेगी भाई इसमें, ये अ वाला सही रहेगा। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से ऋषि बनाया जाता है, ठीक है, ऋषि। तो सही ये है हमारा सही उत्तर अ, ऐसे लिखा जाता है ऋषि को। तो ये हो गया हमारा शुद्ध रूप, शुद्ध शब्दों को शुद्ध तरीके से लिखने का, है ना, सही मात्रा पूछी गई थी। हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, हिंदी में व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं, फिर 11 स्वर भी होते हैं, ये भी आपको पता होगा। हिंदी में कुल 33 क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, 11 स्वर भी होते हैं। तो ऐसे कुछ भी पूछेगा आपको हिंदी के बारे में, थोड़ा वर्णमाला के बारे में पता होना ही चाहिए। स्वागतम शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो यहां पर होगी भाई यण स्वर संधि। कौन सी होगी, यण स्वर संधि। जी हाँ, स्वागतम, है ना, सु धन आगतम, है ना, जब इसको मिलाएंगे सुधन आगतम तो क्या बन जाएगा, ये स्वागतम बन जाएगा, स्वागतम बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, यण स्वर संधि कहते हैं। ये यण स्वर संधि की विशेषता है। अब ये संधि क्या होती है, यण स्वर संधि क्या है, ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में इसकी ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट सीरीज आएगी जिसमें आप ये सब पढ़ पाएंगे। संधि क्या होती है, समास क्या होता है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ये प्रश्न आपको तब बन जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये जो इतने शब्द दिए हैं यहां पर, इनमें से एक शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, व्यंजन का याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यह देखो, नयन, दिगंबर, मनोरथ और निर्गुण। तो यहां हम, ये दिगंबर है, इसका अगर संधि विच्छेद करें, दिक, दिक प्लस अंबर, ठीक है, दिक प्लस अंबर, तो क्या हो जाएगा भाई, दिगंबर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं, इसको पूरा तरह से व्यंजन संधि। व्यंजन कैसे, अब ये क आया है, ठीक है, क आया है, यानी कि कोई अगर व्यंजन हो और उसके तुरंत बाद स्वर हो, ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर हो जाए, तो उसमें तीसरा वाला जो रहता है इसे कर देते हैं व्यंजन, यानी अ को हटा के वहां पे क ख ग आ जाएगा, तो दिगंबर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दिगंबर। तो ये जो होता है व्यंजन संधि का गुण है। ये किसका गुण है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कुछ ऐसा होता है। तो जब हम संधि के प्रकार पढ़ेंगे तो इसको आप और डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कारक कितने होते हैं, टोटल 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8। रट लीजिए, याद रख लीजिए, टोटल 8 कारक होते हैं। कारक कितने होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। आपको पूरा रट ही लेना है पूरा। कितने कारक, 8 कारक। अब आते हैं रिक्त स्थान पर, ठीक है, वस्तुनिष्ठ हो गया, एमसीक्यू हो गया। अब आते हैं रिक्त स्थान, खाली स्थान पर, ठीक। तो सवाल नंबर 1, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, भाई व्यंजन, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। 20 के पहले क्या था, ये 16 नहीं, कितना रहेगा भाई, 33, है ना। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी, 33। स्वागतम शब्द में कौन सा संधि है, तो यण स्वर संधि। अभी हमने कहा था सुधन आगतम, स्वागतम। फिर विभक्ति कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। कारक कितने प्रकार के, 8। विभक्ति कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। फिर आगे देखेंगे, नेक्स्ट आ जाइए। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। पता होगा हमको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इतना तो ग्रामर में पढ़ा होगा आपने पहले भी, है ना। ये तो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, इवन उससे छोटी क्लासेस 8वीं और 10वीं में पढ़ाया जाता है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है, 2 लोग मिलकर जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जिससे हम बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन, और हम दोनों मिलके हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारे लिए थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन हो जाएगा ना, तृतीय पुरुष हो जाएगा। क्लियर। 2 लोग मिलकर जिसकी बात करते हैं, तृतीय पुरुष। जो बात करता प्रथम, जो सुन रहा या जिससे बात हो रही है, द्वितीय। मैं प्रथम क्योंकि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो इसलिए आप द्वितीय, और हम दोनों मिलकर हिंदी की बात कर रहे हैं, डीएलएड की बात कर रहे हैं, तो डीएलएड और हिंदी हमारे लिए क्या हो गया, तृतीय पुरुष हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक। लिखित भाषा का लघुत्तर रूप क्या है, वर्ण,
लिखित भाषा, रिटर्न में सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वर्ण ही होता है, ठीक है। ठीक, फिर समन्वय युक्त अर्थ से युक्त होना वाक्य क्या कहलाता है? ये आकांक्षा गुण का वाक्य है। कौन सा गुण है? आकांक्षा गुण। समन्वय युक्त अर्थ हो, अगर किसी वाक्य में समन्वय युक्त है, समन्वय शामिल है, तब उसे हम आकांक्षा का गुण कहेंगे। कौन सा गुण कहेंगे? आकांक्षा। आकांक्षा लड़की का नाम नहीं भाई, ये व्याकरण वाला आकांक्षा, ध्यान रखिएगा। फिर सुलेख किस चीज का उदाहरण है भाई? ये लिखित का। सुलेख मतलब क्या होता है? गुड हैंड राइटिंग, अच्छे से लिखना, सुंदर लिखना, ठीक है। तो सुलेख जो होता है वो लिखित अभिव्यक्ति का उदाहरण है। सुलेख जो है मौखिक का नहीं, सही तरीके से बोलना, शुद्ध बोलना, ये मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। लेकिन सही तरीके से लिखना यानी सुलेख लिखना, ये क्या है? लिखित अभिव्यक्ति का उदाहरण है, राइटिंग चीज का है ना, राइटिंग जो अभिव्यक्ति हम करते हैं उसका। फिर हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है व्यंजन वर्णों की संख्या? 33। अगर स्वर की संख्या पूछा तो 11, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अगला है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, यानी 9 तरह के स्थायी फिक्स जो फीलिंग्स इमोशंस भाव होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं। तो स्थायी भाव 9 होते हैं। फिर चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। जी हाँ, चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, ये सब अलग अलग व्याकरण के प्रकार हैं, व्याकरण का अलग अलग टॉपिक है। लेकिन चौपाई क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा हनुमान चौपाई या कोई और चौपाई, रामायण की चौपाई, तो जितनी भी वो लाइनें लिखी होती है चौपाई में, जैसे 2 श्लोक लिखे ना, ऐसे श्लोक समझो, तो इन दोनों श्लोकों को मिलाएंगे तो गिनेंगे मात्राएं, तो इसमें कुल 16 मात्राएं होंगी। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है हर चौपाई में, ये ध्यान में रखने का, ठीक है। चलिए अब आते हैं, वस्तुनिष्ठ हो गया, और उसके बाद एमसीक्यू बहुविकल्पी हो गया, फिर रिक्त स्थान हो गया। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न के ऊपर। नंबर 1, संयोग का भाई संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन योग क्या हो गया? संयोग। अब यहां पर आप देखोगे ये जो म है, आधा म, ये क्या बन गया? न बन गया, है ना, बिंदुओं के। तो ये कौन सा संधि होता है भाई? ये इसे किसे क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा कमेंट में बता दो भाई, क्या रहेगा? सारे उत्तर मैं ही बताऊंगा तो गड़बड़ होगा। थोड़ा सा संधि आप भी स्टडी करो। वैसे हम इसकी अलग से सीरीज देकर आएंगे जहां आपको पूरी संधि के बारे में पढ़ाया जाएगा। संधि क्या होती है, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, संधि के प्रकार क्या होते हैं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी थोड़ा कीजिए। फिर आते हैं अगला, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का रूप क्या है? मौखिक और लिखित। ये 2 तरीके हैं जिससे हम अपने भाव को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कई किताबों में सिर्फ मौखिक लिखा होगा या कहीं सिर्फ लिखित लिखा होगा, लेकिन गलत है भाई। अपने भाव जो है आपके अंदर, विचार जो है वो आप बोल के बता सकते हो गया मौखिक, लेकिन लिख के भी तो बता सकते हैं, हो गया लिखित। तो हमारे अंदर जो भाव और जो विचार होते हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हमें मौखिक और लिखित दोनों तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। यानी हमारे पास दोनों मेथड्स हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, दोनों उपाय, हम दोनों तरीके से अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मौखिक और लिखित जो है, उन 2 तरीकों से हम अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। फिर हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। वैसे संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, ध्यान रखना उधर, ठीक है। और लिंग वो आप देखोगे ना, आप तो मिलेंगे आपको 3 कैसे? एक मिलेगा आपको स्त्रीलिंग, फिर मिलेगा पुरुष वाला, फिर एक मिलेगा आपको नपुंसक लिंग, ऐसे मिलेंगे आपको। लेकिन हिंदी में 2 होते भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग, बस यही 2 लिंग होते हैं। इंग्लिश में भी आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पर मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर, ऐसे वहां तो 4 होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे ना। तो ये भी मैंने इंग्लिश की क्लासेस में ऑलरेडी जो प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ा होगा उसमें कवर किया होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे प्रोफेशनल इंग्लिश तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2, ठीक है। संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 4, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हिंदी के कितने कारक होते हैं? अब इसके पास रटा था 8। विभक्ति कितनी होती है? 8। कारक कितने होते हैं? 8, ठीक है। दोनों में 8-8 कारक, 8-8 विभक्ति होती है, ध्यान रखना। शब्द भंडार में वृद्धि करने की विधि क्या है? या आप अपने ढेर सारे शब्द कैसे सीख सकते हो? शब्द पढ़ के तो सीख नहीं सकते, बातचीत करने से शब्दों को पता चलते हैं। तो वार्तालाप, जी हाँ, वार्तालाप एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिससे हम अपने वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश यानी कि अपने शब्दों का ज्ञान बढ़ा सकते हैं, नए नए वर्ड्स सीख सकते हैं अगर आप वार्तालाप, बातचीत करेंगे तो, ठीक है। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? अभी जस्ट पढ़ा था हमने 16। कितनी मात्राएं होती है? 16, जी हाँ। चौपाई के हर चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16, यानी कि 16 मात्राएं होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हो गया स्टूडेंट्स 5वीं इकाई के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। यहां से आपके 2 एमसीक्यू 100% गारंटेड आए, यानी ये वीडियो देखकर आपको 2 मार्क्स पक्के हो गए। साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यू का इस्तेमाल करके आप कई सारे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी लिख पाओगे, तो इससे आपका थ्योरी पेपर बहुत आसान हो जाएगा। यानी परीक्षा पास करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन क्वेश्चन की तैयारी जरूर करो। यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी तैयारी जरूर कीजिएगा। पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखते हो। साथ ही साथ एग्जाम से जुड़ी कोई नोटिफिकेशन, न्यूज, ये सब भी तभी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले वीडियो बनके वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप ऑल पर रख के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ हमारा संपूर्ण कोर्स, जी हाँ, मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी, जो नवीन सत्र पर आधारित है, पूरा का पूरा कोर्स परचेस जरूर करें। इसमें आपको ढेर सारा मटेरियल मिलेगा और आपके डेढ़ की 100% तैयारी हो जाएगी। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको स्टडी क्लास के ऐप की लिंक मिलेगी हमारी, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी क्लास सर्च करके, और वहां पे कोर्स परचेस कर लेंगे। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी 30% का ऑफ चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ मिलेगा आपको कोर्स के ऊपर। तो जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है, और आपके डेढ़ की तैयारी को 100% सफलतम रूप दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।